हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। कारण ये है कि यूपीएससी हर प्रकार के एग्जाम में इससे क्वेश्चन करता ही है, यानी कि जिस भी एग्जाम में ज्योग्राफी ऐड है वहां से यह क्वेश्चन आना बिल्कुल स्वाभाविक है, यानी कि 100% गारंटेड है कि यह क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहां पर हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में बजट की। यह किसी देश का अथवा किसी स्टेट का बजट नहीं है, अपितु यह हमारी पृथ्वी का बजट है। इसे पूरा नाम दिया जाता है पृथ्वी का ऊष्मा बजट। ऊष्मा बजट होता क्या है? तो एक सिंपल मैनर में यदि बोले तो पृथ्वी गर्म होती है और ठंडी होती है। दिन के समय यह गर्म होती है सूर्य के प्रकाश के द्वारा, और रात के समय यह वही सूर्य का प्रकाश वायुमंडल या फिर अंतरिक्ष को वापस लौटाने का कार्य करती है। बस इनके मध्य का जो ब्यौरा है, इनके मध्य की जो अकाउंटिंग कहलाती है, इसी को कॉल किया जाता है एक्चुअल में हीट बजट या फिर ऊष्मा बजट। परंतु क्या ये इतना सिंपल है? नहीं, ये इतना सिंपल नहीं है जितना हम सिंपल पढ़ते हैं या फिर जितना सिंपल हम इसे समझते हैं। याद रखिएगा, यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले कि एक्चुअल में हीट क्या होती है, फिर हम बात करेंगे कि हीट बजट क्या होता है, क्या हीट का ट्रांसफर केवल उसी मैनर में होता है जिस मैनर में हम देखते हैं। अर्थात यहां पर याद रखें कि सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो यहां पर इसे बहुत सारे चरणों से गुजरना पड़ता है। अर्थात इसका चालन भी होता है, इसका संवहन भी होता है, इसका अभिवहन भी होता है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है विकिरण। अर्थात यहां पर रेडिएशन की एक्टिविटी भी आपको देखने के लिए मिलेगी। विकिरण का अर्थात कुछ नहीं है, अर्थ कुछ नहीं है। इसका अर्थ आप बस एक मैनर में यह समझें कि जब ऊष्मा के संचालन के लिए या फिर ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता ना पड़े, तो एक्चुअल में यह क्या कहलाता है? यह प्रक्रिया कहलाती है विकिरण। अब यदि मैं इसको सिस्टमैटिक वे में जमाना चालू करता हूं तो सबसे पहले हम हीट को समझ लेते हैं कि ये क्या है, और फिर हम समझेंगे कि हीट बजट क्या होता है, और फिर हम समझेंगे कि हीट बजट को प्रभावित किस प्रकार से किया जाता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज किस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि ये 3 स्टेप में आने वाले 15 मिनट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQIAS के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिएगा कि आपने थर्मोडायनेमिक्स का स्कूल में, यानी कि अपनी स्कूल लाइफ में एक नियम सुना होगा कि ऊर्जा का ना ही उत्पादन किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण किया जा सकता है, अर्थात या फिर एक रूप से दूसरे रूप में इसका परिवर्तन किया जा सकता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भाई यहां पर यदि मान लीजिए सूर्य से आने वाली ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा है, तो इसे आप परिवर्तित कर देते हैं एक्चुअल में रासायनिक ऊर्जा में। क्लियर? और कई टाइप्स में, इसी में से एक रूप होती है ऊष्मा ऊर्जा। अर्थात ऊर्जा कुछ नहीं, ऊष्मा कुछ नहीं है, यह एक्चुअल में क्या है? तो ऊर्जा का ही एक रूप है। और यह ऊर्जा क्या कहलाती है? यही ऊर्जा कहलाती है एक्चुअल में ऊष्मा ऊर्जा। अब जरा इसको हम सिस्टमैटिक मैनर में यदि जमाने का प्रयास करें तो जिस प्रकार एक गवर्नमेंट अपनी योजनाओं को विभिन्न व्यक्तियों तक या फिर आखिरी व्यक्ति तक, जनता के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करती है, तो ऊपर से चलते हुए यह योजना जब नीचे व्यक्ति तक आती है तो एक्चुअल में यह विभिन्न चरणों से गुजरती है। ऐसा तो नहीं है ना कि नरेंद्र मोदी सर स्वयं आएंगे, वह जो धारावी में इंसान रह रहा है उस तक अपनी योजना का लाभ पहुंचा देंगे कि उज्ज्वला योजना निकली है और आप सिलेंडर ले लीजिए। नहीं, वहां से चलेगी तो ये कई स्टेप्स में गुजरेगी। ये केंद्रीय सचिवालय से चलेगी, तो फिर ये जाएगी गृह मंत्रालय, फिर यहां से वो जाएगी स्टेट भी बांटेगा, और फिर यहां से वो आपके जिले में पहुंचेगी, जिले से फिर ये आपके नगर पंचायती वाला जो क्षेत्र है, यदि आप ग्रामीण एरिया में रहते हैं वहां तक पहुंचेगी, और फिर यहां से वो ग्राम में जाएगी। ग्राम में वह हेड ऑफ ऑफिस के पास जाएगी, पश्चात इसके यह उन सुविधाओं का वितरण करेगी। यानी कि यहां पर 15-20 स्टेप में वह योजना आपके पास आ पाती है। अब आप बताइए कि यदि सरकार ने आपको 1 लाख रुपए देने का वादा किया और इतने स्टेप से वो गुजर रही है, तो क्या वो 1 लाख रुपए का पूरा भाग आपके पास पहुंचेगा? नहीं। यहां पर मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि एक्चुअल में जितना अमाउंट सरकार देती है उसका कुछ % हमारे पास पहुंच पाता है या फिर उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाता है जो कि सरकार ने जिसका लक्ष्य रखा था। ठीक इसी प्रकार से याद रखिएगा कि एक्चुअल में यह जो ऊष्मा सूर्य से निकलती है इसका कुछ % पृथ्वी तक पहुंच पाता है, और यह जो कुछ % पृथ्वी पर पहुंचा इसी को कॉल किया जाता है एक्चुअल में क्या? सौर स्थिरांक।
पश्चात उससे, है ना, इसी को कहा जाता है सौर स्थिरांक, और पश्चात उसके पृथ्वी पर एक क्रिया घटित होती है और यही कहलाती है क्या, ऊष्मा बजट। अब ये डायरेक्ट हुआ, अब इसको साइंटिफिक मैनर में समझने का प्रयास करते हैं और ज्योग्राफी से इसको कनेक्ट करने का हम प्रयास करते हैं। देखिएगा कि ये है हमारी पृथ्वी, ये है हमारी पृथ्वी, और इस पृथ्वी में द ग्रेट इंडिया भी मौजूद है, बट ऑब्वियसली आपको पता होगा। यहां पर आपको मौजूद दिखाई देता है क्या, दैट इज, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर, अरे यार, ये है वायुमंडल, और यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है दैट इज, ये है हमारा सन। अब जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि सूर्य के बारे में हम यह बात जानते हैं कि भाई सूर्य का तापमान बहुत अधिक है, और जब यह सूर्य का तापमान पृथ्वी पर पड़ता है, जब यह सूर्य का तापमान पृथ्वी पर पड़ता है, तो याद रखिएगा सूर्य से जो तरंग एक्चुअल में पृथ्वी पर आपतित होती है, एक्चुअल में यह शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में आती है, अर्थात यहां पर यह लघु तरंग विकिरण के फॉर्म में पृथ्वी पर आएगी। और जितनी मात्रा सूर्य के प्रकाश की सूर्य से निकली, एक्चुअल में यह मात्रा क्या कहलाती है, इसे कहा जाता है सौर्यातप। यह मात्रा कहलाती है सौर्यातप। अब जरा इस बात को समझने का प्रयास करिएगा कि भाई यहां पर क्या कारण है कि मैंने डायरेक्टली सूर्य से निकलने वाली जो तरंग है इसको मैंने शॉर्ट वेव रेडिएशन का नाम दे दिया, या फिर इसको मैंने नाम दे दिया है लघु तरंग के विकिरण का। तो याद रखें कि फिजिक्स का एक लॉ है जिसको हम नाम देते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ एक्चुअल में हमसे ये कहता है कि एनीथिंग अबव एब्सोल्यूट जीरो रेडिएट्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द वेवलेंथ ऑफ द वेव डिपेंड्स ऑन द बॉडी ऑब्जेक्ट रेडिएटिंग द एनर्जी। अर्थात वह वस्तु जिसका भी तापमान एब्सोल्यूट जीरो अर्थात -273.16 से अधिक होता है, उससे ऊर्जा निकलती ही निकलती है, और इस ऊर्जा के निकलने का माध्यम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। और इन विद्युत चुंबकीय तरंगों का आकार व ज्यामिति इस बात पर निर्भर करती है कि जिस वस्तु से यह निकल रही हैं उसका आकार व ज्यामिति कैसी है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि मान लीजिए किसी भी वस्तु का तापमान या फिर किसी भी वस्तु से ऊष्मा निकल रही है या फिर ऊर्जा निकल रही है, और इस वस्तु का तापमान बहुत ज्यादा अधिक है, तो यहां पर जो रेडिएशन आपको देखने के लिए मिलेगा ये कैसा मिलेगा, दैट इज, ये मिलेगा हमको शॉर्ट वेव रेडिएशन, अर्थात ये मिलेगा हमको लघु तरंग के विकिरण के रूप में। और यदि मान लीजिए किसी भी क्षेत्र का तापमान कम है, यानी कि अब पृथ्वी के पास अपने स्वयं के तापमान की मात्रा कम है, दैट इज वाई यहां से जो विकिरण निकलेगा एक्चुअल में इसका आकार क्या हो जाएगा, बड़ा, और इसीलिए पृथ्वी से जो विकिरण जाता है एक्चुअल में इसको हम नाम देते हैं कि यह निकलता है लॉन्ग वेव रेडिएशन अर्थात दीर्घ तरंग के फॉर्म में। अब होता यह है, यह डायरेक्टली इतनी प्रोसेस नहीं है, आप यह बात याद रखें कि एक्चुअल में यह निकल रहा है लघु तरंग का विकिरण अर्थात यह निकल रहा है शॉर्ट वेव रेडिएशन, लघु तरंग का विकिरण। अब सूर्य से जितने प्रकाश की मात्रा निकली इसको कहा जाएगा सौर्यातप, और जितने पृथ्वी तक पहुंची, है ना, जितनी पृथ्वी तक पहुंची, अभी प्रवेश नहीं की है, वायुमंडल की ऊपरी परत से यह टकराई है, और जितनी यह टकराई एक्चुअल में यह क्या कहलाएगा, दैट इज, इसको नाम दिया जाएगा सूर्य स्थिरांक, या फिर इसी को कई स्थान पर कहा जाता है सौर स्थिरांक। दोनों में अंतर नहीं है, एक है सूर्य स्थिरांक और एक है सौर स्थिरांक, बस भाषा का यहां पर आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। अब यदि हम यहां पर आगे बढ़ते हैं तो एक्चुअल में मान लेते हैं कि सूर्य से 1 अरब इकाई ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ, अर्थात 1 अरब इकाई सूर्य से ऊष्मा निकली, तो क्या यह 1 अरब इकाई पृथ्वी के वायुमंडल तक पहुंच जाएगी या फिर पृथ्वी के सतह तक पहुंच जाएगी? यदि यह 1 अरब इकाई पृथ्वी के सतह तक पहुंच गई ना, तो पूरी पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, या फिर मैं यूं बोलूं कि 4.3 बिलियन ईयर पहले जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी विद्यमान थी, अर्थात लाइका एक फायरबॉल, यानी कि एक जलता हुआ आग का गोला, बस वैसी ही ये दोबारा बन जाएगी, और बल्कि उससे भी भयानक कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगी। अर्थात यदि 1 अरब इकाई सूर्य से ऊर्जा निकली है तो इसका केवल और केवल 2% से भी कम पृथ्वी की सतह तक पहुंच पाता है। एक्चुअल में 2% तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, परंतु इस 2% में से भी बादल, वायुमंडल की विभिन्न परतें और साथ में यहां पर मौजूद विभिन्न प्रकार की गैसें इसका अवशोषण कर लेती हैं, इसका प्रकीर्णन कर लेती हैं, इसका विकिरण हो जाता है, यानी कि सभी प्रकार की प्रोसेस के थ्रू फिर कुछ परसेंट यानी कि 2% का भी लगभग 50% हमारे पास पहुंच पाता है।
2% का भी 50%। क्लियर? अब यानी कि ये जो पहुंचा एक्चुअल में इसको क्या कहा जाएगा? सौर स्थिरांक। अब जानने वाली बात ये कि पृथ्वी अपने पास कुछ नहीं रखती, यानी कि यहां पर ये जो अर्थ है, इस अर्थ को मैं ब्लू कलर का इसलिए बना रहा हूं क्योंकि एक्चुअल में जब आप अर्थ को अंतरिक्ष से देखते हैं तो यह आपको ब्लू कलर की दिखाई देती है। कारण यह है कि हमारी अर्थ का यानी कि हमारी पृथ्वी का लगभग लगभग 71% भाग क्या है? वाटर है। दैट इज वाई यहां पर यह 75% पानी के कारण अंतरिक्ष में नीले कलर की दिखाई देती है। अब यदि आप यहां पर बात करेंगे तो एक्चुअल में ये जो 75% वाटर है और जो 29% जो आपको लैंड एरिया दिखाई दे रहा है, यह इस ऊष्मा को अवशोषित करता है और अवशोषित करने के पश्चात यह रात्रि काल में यानी कि रात्रि के समय यह इसी को वापस लौटाता है। किसे? वायुमंडल को। परंतु जब यह लौटाता है तो याद रखिएगा कि पृथ्वी से जो तरंग निकलेगी, पृथ्वी से निकलने वाला रेडिएशन, यह कहलाएगा एक्चुअल में दीर्घ तरंग का विकिरण। और दीर्घ तरंग का विकिरण क्यों कहलाएगा ये? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एक्चुअल में यहां पर तापमान और साथ में विकिरण यहां एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती माने जाते हैं। अर्थात यदि तापमान कम है तो यहां पर जो रेडिएशन होगा यह माना जाएगा दीर्घ तरंग विकिरण, और यदि तापमान अधिक है तो यह माना जाएगा लघु तरंग का विकिरण। तो देखिएगा, सूर्य से आने वाले लघु तरंग के विकिरण को जब पृथ्वी वायुमंडल में लॉन्ग वेव रेडिएशन या फिर दीर्घ तरंग के फॉर्म में लौटाती है तो इस पूरी प्रोसेस को एक्चुअल में क्या कहा जाता है? इस पूरी प्रोसेस को नाम दिया जाता है पृथ्वी का ऊष्मा बजट। और अब याद रखें कि ये जो वायुमंडल है, अर्थात यहां पर जो मैंने एटमॉस्फेयर या फिर वायुमंडल यहां बना रखा है, इसका क्या काम है भाई? यदि इसके काम पर हम चर्चा करें तो जरा सुनिएगा कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आपतित होता है तो इसी वायुमंडल की विभिन्न परतों के द्वारा और वायुमंडल के विभिन्न घटकों के द्वारा इसका परावर्तन, इसका परावर्तन, इसका प्रकीर्णन, साथ में इसका अवशोषण किया जाता है। किस प्रकार से? तो देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो सौर स्थिरांक है ना, एक्चुअल में इसकी जो मात्रा होती है, ये मात्रा पूछ ली जाती है कई बार, तो याद रखें कि इसकी मात्रा होती है 1.9 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये इसकी मात्रा है, यानी कि प्रति सेंटीमीटर क्यूब वाले भाग में कितना सौर स्थिरांक होता है। आप इस बात को अच्छे से मद्देनजर रखते हुए व्यवहार करिएगा। अब यदि मैं यहां पर बात करता हूं कि एक्चुअल में यह डायग्राम ये आपके सामने है, मैं इसको दोबारा ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, बस ये डेटा आपको चेंज कर दूसरा लिखना है। यहां पर यदि मान लीजिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आपतित हुआ तो इस सौर के प्रकाश या फिर इस सूर्य प्रकाश के साथ क्या क्या घटना घटित हो रही है? तो सबसे पहले तो इसका परावर्तन हो रहा है, पश्चात इसका प्रकीर्णन हो रहा है, और प्रकीर्णन के पश्चात इसी में क्या हो रहा है? अवशोषण भी किया जा रहा है। अब बट ऑब्वियस है कि अवशोषण किसके द्वारा हो रहा है? तो भाई वायुमंडल और साथ में यानी कि वायुमंडल में जितने भी कारक मौजूद हैं उनके द्वारा, और पृथ्वी की भूसतह के द्वारा यानी कि भूसतह के द्वारा। अब यदि यहां पर हम आते हैं तो सबसे पहली प्रोसेस की हम बात करते हैं जो कि है परावर्तन। और यदि बात की जाए एक्चुअल में परावर्तन वाले भाग की, तो याद रखें कि यहां पर परावर्तन किन किन लेयर से होगा। और यदि मैं परावर्तन की बात करता हूं तो परावर्तन के लिए आवश्यक कंडीशन क्या होती है भाई? तो याद रखिएगा कि परावर्तन के लिए सबसे आवश्यक कंडीशन तो यह है कि भाई चिकनी सतह हो। यदि मान लीजिए आपको चिकनी सतह नहीं दी गई है या फिर किसी भी स्थान पर चिकनी सतह नहीं है तो यहां पर जो परावर्तन होगा वो इजीली नहीं हो पाएगा। यानी कि परावर्तन के लिए सबसे एसेंशियल कंडीशन होती है चिकनी सतह। और यहां पर जो बादलों का निर्माण हम देखते हैं, यानी कि जिन बादलों को हम देखते हैं, एक्चुअल में याद रखें कि इनकी जो ऊपरी सतह है ये सदैव चिकनी सतह मानी जाती है। कारण क्या है कि ये हिमखंडों से या फिर यह हिमकणों से निर्मित होती है। दैट इज वाई कहा जाता है कि इन बादलों की जो ऊपरी सतह होती है ये सदैव चिकनी होती है। यानी कि जो परावर्तन होता है, एक्चुअल में सूर्य का प्रकाश आया और सबसे पहले इसको सामना करना पड़ता है किसका भाई? इसको सबसे पहले सामना करना पड़ता है यहां पर मौजूद इन क्लाउड्स का, अर्थात ये बादलों की ऊपरी सतह से टकराते हैं और ऊपरी सतह से टकराने पर ये क्या होते हैं? परावर्तित होते हैं। परंतु इसका अमाउंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्चुअल में यदि परावर्तन हो रहा है तो यह कितनी मात्रा में हो रहा है। तो याद रखिएगा जितना भी सूर्य का प्रकाश आया उसका लगभग 27% यह परावर्तित कर देते हैं। कितना? 27% ये परावर्तित कर देते हैं। यानी कि यहां पर अब यदि आपको इसका डेटा लिखना हो तो यहां पर देखिए, इसीलिए मैंने बोला था कि इस डेटा को आप मद्देनजर मत रखिएगा, ये केवल और केवल डायग्राम मैंने लगाया है। अब यहां पर ये डेटा मैं
उस डेटा की बात कर रहा हूं जो कि बिल्कुल सही है। यानी कि यदि आप बुक्स में देखेंगे तो बुक्स में अलग डेटा मिलेगा, यहां पर एक्यूरेट डेटा की मैं बात कर रहा हूं, तो एक्यूरेट डेटा लगभग ये माना जाता है। डेटा की बात करते नहीं है बेसिकली एग्जाम में, कारण यह है कि यदि आप इन डेटा को लेकर चलें तो ये हर जगह पर, हर स्थान पर अलग अलग मिलते हैं। यानी कि वहां पर अलग अलग थ्योरीज मान्यताएं रखती हैं, अलग अलग थ्योरी निर्भर करती हैं कि भाई वो जो डेटा लिखा हुआ है ये किस थ्योरी के अकॉर्डिंगली है। क्लियर? तो यदि हम यहां पर बात करते हैं तो जो 27% पार्ट है ये बादलों के द्वारा परावर्तित हो जाता है। पश्चात इसके यहां पर यह और कई भागों से गुजरती है। यानी कि परावर्तन के लिए या फिर परावर्तन से संबंधित एक ही कारक तो पृथ्वी पर विद्यमान नहीं है, इसके लिए और भी अन्य कारक हैं। अब यदि मान लीजिए यहां पर जब ये पृथ्वी सतह पर पहुंची है तो इसी के लिए आवश्यक कंडीशन हमारी स्थलाकृतियों के पास भी है। यानी कि यहां पृथ्वी की विभिन्न स्थलाकृतियां भी क्या करती हैं, पृथ्वी की स्थलाकृतियां भी इसका परावर्तन करने का कार्य करती हैं। जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, है ना, ये भी इसका परावर्तन के लिए अपना रोल अदा करेंगी। और जब ये इसका परावर्तन करेंगी तो याद रखिएगा जितना भी सूर्य का प्रकाश आया है उसका केवल और केवल 2% भाग ये क्या कर पाएंगी, परावर्तित। अब याद रखिएगा इसके अलावा होता है प्रकीर्णन, और यहां पर एक नया वर्ड देखने के लिए मिलेगा आपको, दैट इज क्या, इसको नाम दिया जाता है, एक्चुअल में इसे नाम दिया जाता है एल्बिडो। अब ये एल्बिडो क्या होता है, जरा इसको समझने के लिए सबसे पहले आप प्रकीर्णन के बारे में समझो। तो सबसे पहले हो गया परावर्तन, अब माना जाएगा क्या, प्रकीर्णन। अब प्रकीर्णन की यदि इंग्लिश आपको चाहिए हो तो भाई इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्कैटिंग। यानी कि अब आप इसकी बात समझें कि भाई यहां पर अब ये जो प्रकीर्णन एक्चुअल में हो रहा है इसमें क्या क्या एक्टिविटी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो वायुमंडल में कई प्रकार के धूल के कण विद्यमान हैं। यानी कि इन धूल के कणों की यदि आप बात करेंगे तो धूल के कण का अर्थ होता है कि आपने नाम सुना होगा पीएम यानी कि पार्टिकुलेट मैटर का, है ना। ऐसे ही कई और धूल के कण वायुमंडल में विद्यमान है। तो इन धूल के कणों के द्वारा एक्चुअल में जो परावर्तन किया जाता है इस सूर्य के प्रकाश का, उसे कॉल किया जाता है एक्चुअल में क्या, प्रकीर्णन। और यदि प्रकीर्णन की हम बात करें तो ये किसके द्वारा हो रहा है, दैट इज यह हो रहा है धूल कणों के द्वारा। क्लियर? और यह धूल कणों के द्वारा होने वाले प्रकीर्णन का लगभग परसेंटेज आपको कितना देखने के लिए मिलेगा, लगभग यह है 6%। यानी कि 6% के आसपास यह प्रकीर्णन के द्वारा परावर्तित होता है। और इसका डेटा मिलकर बनता है कितना, लगभग 35%। और ये 35% ही क्या कहलाती है, ये पूरा 35% डेटा एक्चुअल में कहलाता है पृथ्वी का एल्बिडो। यानी कि एल्बिडो का अर्थ वह सूर्य का प्रकाश या फिर सूर्य के प्रकाश का वह परावर्तन जो कि पृथ्वी स्वतः ही परावर्तित कर देती है, अर्थात लाइट का कितने परसेंट यह वापस भेज देती है सूर्य के पास, अपने पास आने ही नहीं देती, इसको पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। और यदि एल्बिडो की हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी यूपीएससी जैसे एग्जाम में। हाँ, यदि स्टेट पीसीएस, वो स्टेट पीसीएस जिनमें बेसिकली जो एग्जाम है ये 3 मार्कर या फिर इसमें 2 मार्कर की भूमिका रहती है, 5 मार्कर की भी यदि भूमिका है तो उसमें ये पूछ सकते हैं। अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है, आपको इसी के साथ इसे याद करना होता है। पश्चात इसमें एक घटना घटित होती है जिसको हम नाम देते हैं अवशोषण। और ये अवशोषण एक्चुअल में किसके द्वारा किया जाता है, तो आप याद रखें कि अब यह सूर्य के प्रकाश का अवशोषण हो सकता है वायुमंडल की विभिन्न परतों के द्वारा और हो सकता है यह भू सतह के द्वारा, परंतु इसका भी अपना अपना डेटा है। कि अब हम बात कर रहे हैं अवशोषण की, और अवशोषण वायुमंडल के द्वारा भी हो सकता है और साथ में भू सतह के द्वारा भी हो सकता है। यानी कि यहां पर वायुमंडल के द्वारा और वायुमंडल के साथ साथ यह भू सतह के द्वारा भी हो सकता है। लेकिन अब यहां पर याद रखने वाली बात यह भाई कि यहां पर भू सतह के द्वारा जो अवशोषण होगा यह कुल मिलाकर माना जाएगा कितना, यह माना जाएगा लगभग 51%। यानी कि 51% पार्ट अब पृथ्वी के पास पहुंचा। अब इसका ब्यौरा करेगी या फिर इसको बांटेगी कौन, हमारी पृथ्वी। बांटेगी का क्या मतलब है कि रात के समय से वापस लौट आएगी। कहने का अर्थ यह था मेरा कि इसको अब रात के समय इस 51% को वापस लौट आएगी। कारण यह है, वीडियो शुरू होने से पहले ही, क्लास शुरू होने से पहले ही मैंने आपके साथ एक बात साझा की थी कि पृथ्वी अपने पास कुछ नहीं रखती है।
क्लियर। ये सब कुछ वायुमंडल को लौटा देती है, जितना सूर्य से लेती है उतना ये सूर्य को लौटा देती है, चाहे वो ऊर्जा के फॉर्म में हो या फिर वो ऊष्मा के फॉर्म में हो, कुछ भी ये अपने पास नहीं रखती। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि मान लीजिए आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप इन पूरी वीडियोस को, इस पूरी पीडीएफ को आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से। और यहीं पर यदि आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप इन क्वेरीज से संबंधित अपने क्वेश्चन भी यहां पर ड्रॉप कर सकते हैं, जिसका मैं समय समय पर आंसर करता हूं, यानी कि डेली एक निश्चित समय पर मैं इसका आंसर करने के लिए आता हूं। तो आप मुझे मेंशन करके यहां पर यदि कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आता है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कर सकते हैं, इस पर अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकते हैं और साथ में इस पर इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए इसे कम से कम एक शेयर अवश्य कर सकते हैं। याद रखिएगा, आपका शेयर, आपका लाइक, आपका कमेंट और आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मोटिवेट करता है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार आपका नेगेटिव रिस्पॉन्स हमें डीमोटिवेट करता है। क्लियर। अब यदि हम यहां पर आते हैं तो याद रखिएगा कि वायुमंडल और भूसतह में से जो भूसतह पर पहुंचा, अर्थात जो पृथ्वी पर पहुंचा, इसे क्या नाम दिया जाता है? इसका परसेंटेज है लगभग 51%। अब क्या जितना 51% पृथ्वी के पास आया ये पूरा का पूरा वायुमंडल में जाता है? नहीं भाई, पृथ्वी अपने दैनिक कार्यों के लिए इसका प्रयोग करेगी। और यहां पर अब दैनिक कार्यों का अर्थ क्या है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जितना प्रकाश आवश्यक है वह अपने पास रखेगी। जलवाष्पन क्रिया के लिए, यानी कि पृथ्वी पर वर्षण कराने के लिए जितने जल की आवश्यकता है उतना जलवाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि ऐसे अलग अलग कार्यों के लिए यह पृथ्वी इसको बांट देगी। और फिर बचा हुआ जो परसेंटेज है, एक्चुअल में इस बचे हुए परसेंट को यह रात्रि काल में किसके फॉर्म में निकालेगी? तो रात्रि काल में यह लॉन्ग वेव रेडिएशन या फिर दीर्घ तरंग के फॉर्म में निकालेगी। यानी कि जो अंतरिक्ष खिड़की का नाम दिया जाता है, इस अंतरिक्ष खिड़की का मतलब वो है कि जिसके द्वारा यह तापमान या फिर यह ऊष्मा पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलकर वापस से अंतरिक्ष में चली जाए। तो अंतरिक्ष खिड़की के माध्यम से यह अंतरिक्ष को कितना देती है? तो याद रखें इसका परसेंटेज आता है लगभग 17%। यानी कि यदि आपने 51% को 100% मानते हुए बात किया तो यहां पर इस 51% में से कुछ यहां पर 51% का एक निश्चित परसेंट जलवाष्पन के रूप में प्रयोग हुआ, वायुमंडल अपने लिए प्रयोग कर लेगा, यहां पर वर्षण के लिए प्रयोग हो जाएगा, यहां प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयोग हो जाएगा और जो अन्य क्रियाएं हैं उनके लिए प्रयोग हुआ। अब इसका 17%, 51% का 17% यह वायुमंडल में या फिर यह अंतरिक्ष में वापस जाएगा। और जब यह अंतरिक्ष में वापस जाएगा तो इसके द्वारा पृथ्वी की जो क्रियाएं हैं यह सामान्य रूप से, सुचारू रूप से चलती रहेंगी। अब याद रखें कि यहां पर यदि यह 17% है तो ऐसा नहीं होता कि रात्रि हुई 6 बजे और पूरा पूरा सूर्य का प्रकाश जितना पृथ्वी ने लिया था यह पूरा पूरा गमन कर गया। यह थोड़ी देर पृथ्वी के वायुमंडल में घूमता है और जब यह वायुमंडल में घूमता है तो इसीलिए आप सुबह 4 से 5 बजे के मध्य देखिएगा, चाहे गर्मी का समय हो, बरसात का समय हो या फिर शीतकाल का समय हो, आपको 4 से 5 बजे के मध्य हल्की ठंड का अनुभव होता है। एक्चुअल में यह होता इसलिए है क्योंकि इस समय तक पृथ्वी पूरे के पूरे अपने ऊष्मा को विस्थापित कर चुकी होती है वायुमंडल में। अब वायुमंडल इससे घुमाता रहता है और 4 से 5 बजे के मध्य वायुमंडल पूरी की पूरी ऊष्मा को बाहर निकाल देता है, यानी कि ऊष्मा का एक बहुत मोटा परसेंट ये वापस भेज देता है अंतरिक्ष में। अब वायुमंडल के पास स्वयं की ऊष्मा बचती है और यह स्वयं की ऊष्मा कम होती है। दैट इज वाई 4 से 5 बजे के मध्य प्राय है ना, यानी कि जनरली की मैं बात कर रहा हूं तो जनरली हमें ठंड या फिर हल्की थोड़ी सी शीत का अनुभव होता है ना। हाँ, दिल्ली साइड यदि आप रहते हैं, यदि आप मान लीजिए हरियाणा साइड या फिर पंजाब साइड रहते हैं तो यह एक्टिविटी आपके लिए काम की नहीं है, परंतु हाँ ऐसा होता जरूर है। अब यह होता क्यों है? क्योंकि इस समय तक पृथ्वी पूरी पूरी ऊष्मा को निकाल दी होती है। अब यदि सूर्य रात में शाम को 6 बजे अस्त हो रहा है तो भाई सूर्य के जाते ही हमें ठंड लगनी चाहिए थी, क्योंकि ऊष्मा तो चली गई या फिर ऊर्जा तो चली गई। एक्चुअल में इसलिए नहीं लगती है क्योंकि 6 से 7 बजे के पश्चात, यानी कि जब सूर्यास्त हो जाता है उसके पश्चात यह पृथ्वी अपनी ऊष्मा को निकालना चालू करती है और वायुमंडल में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस अब इस ऊष्मा को थोड़ी देर तक वायुमंडल में घुमाना प्रारंभ करती हैं। और ये जो ग्रीन हाउस गैसें हैं यही उत्तरदायी होती हैं इस इफेक्ट के लिए कि भाई यहां पर अब यह जो वायुमंडल था यह रात्रि काल में भी नियत बने रहेगा, रात्रि काल में भी इसका तापमान नियत बने रहेगा और इस पूरे इफेक्ट को कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव।
क्लियर, जो कि बेसिकली प्रारंभ हुआ था यूरोप वाले सेक्शन से। अब यदि आप इसकी बात करेंगे तो याद रखिएगा कि ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो गैसेस उत्तरदायी होती हैं, एक्चुअल में इन्हें कॉल किया जाता है GHG यानी कि ग्रीन हाउस गैसें, जिसमें सबसे बड़ा परसेंट यानी कि लगभग 60% मानी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए उत्तरदायी। और यदि इन ग्रीन हाउस गैसों का परसेंटेज बढ़ता है तो यह ऊष्मा जो कि सुबह 4 बजे तक यानी कि शाम से निकलना ये चालू होती और सुबह 4 बजे तक यह पूरी ऊष्मा निकल जाती। अब एक्सेप्शन हर जगह है, तो जब हम एनवायरनमेंट का डिस्कशन करेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में कुछ कंडीशन में ये नहीं निकल पाती है, जिसके कारण पृथ्वी का ऊष्मन प्रारंभ होता है। परंतु आज हम ऊष्मा बजट की बात कर रहे हैं तो इस पर उतना ध्यान केंद्रित हमारा नहीं होगा। याद रखिएगा इसमें जो सबसे मेन गैस है इसको माना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब याद रखें कि यदि इन ग्रीन हाउस गैसों का परसेंटेज बढ़ता है तो यह जो ऊष्मा है अर्थात यह जो हीट है यह पृथ्वी के वायुमंडल में घूमती रहेगी, और यदि यह पृथ्वी के वायुमंडल में घूमती रहेगी तो एक्चुअल में यह पृथ्वी को गर्म करेगी। याद रखें कि इसी प्रक्रिया को उत्तरदायी माना जाता है क्लाइमेट चेंज और साथ में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के लिए, अर्थात जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के लिए। अर्थात आज के इस वीडियो में हमने क्या किया, तो पृथ्वी का ऊष्मा बजट समझा। उससे पूर्व हमने सबसे पहले यह समझा कि एक्चुअल में यह ऊष्मा क्या होती है, तो ये कुछ नहीं है, ऊर्जा का ये एक रूप है। पश्चात इसमें हमने जाना कि सूर्य से आने वाले लघु तरंग के विकिरण को जब पृथ्वी दीर्घ तरंग विकिरण के फॉर्म में वापस करती है तो इनके मध्य का जो ब्यौरा होता है इसे कहा जाता है हीट बजट या फिर ऊष्मा बजट। पश्चात इसमें हमने जाना कि एक्चुअल में किस प्रकार से हम यह बोल रहे हैं कि सूर्य से आने वाला जो विकिरण है यह लघु तरंग का विकिरण ही होगा और पृथ्वी से जाने वाला जो विकिरण है यह दीर्घ तरंग विकिरण ही होगा। इसके लिए हमने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को पढ़ा। पश्चात इसके हमने ग्रीन हाउस प्रभाव का इसके साथ रिलेशन भी जाना। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस पर अपना पॉजिटिव रिस्पांस अवश्य देकर जाएं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।